व्हेन ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रिक्वेंसी इज, कोई स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो जो इंडिविजुअल वेव्स होती हैं उन्हीं की फ्रिक्वेंसी के बराबर उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। ए पार्ट, जैसे कि अगर मान लिया एक वेव है आपकी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक वेव है आपकी y1, एक वेव दूसरी वेव है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इन दोनों वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, तो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी या 2a साइन जो भी बनेगी, दोनों हम ऐड कर लेंगे। दोनों को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसे बनेगी, y नेट इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ये तो आ गया बाहर। अब हम अगर इनको एक्सपेंड कर दें साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, और साइन के ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो होगा क्या कि ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे स्टैंडिंग वेव में, वो सबके सब ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसा होगा कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो जीरो होगी। लेकिन जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे, जो नोड्स वाले पार्टिकल होंगे, वो तो ऑसिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। लेकिन जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होगी और वो ओमेगा के बराबर होगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Stationary waves are formed when two waves of equal amplitude and equal frequency traveling along the same path in opposite direction। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम लाइन के अलॉन्ग मूव होना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए वो। बी पार्ट जरा पढ़ के देखते हैं। टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी सही है आपका, ढंग से समझिए। अगर आपने कह दिया वेवलेंथ बराबर है और स्पीड बराबर है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, और एम्पलीट्यूड बराबर आप कह ही रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन आप कह ही रहे हो, तो ये भी सही है। सी पार्ट पढ़ते हैं। टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ एंड इक्वल फेज, इक्वल फेज नहीं, इक्वल फेज जैसी कोई चीज़ नहीं है, अलॉन्ग द सेम पाथ विद द सेम स्पीड, इसमें अपोजिट वाला बात ही नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, सी आंसर आपका नहीं है। डी पार्ट पढ़ते हैं। टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल स्पीड ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल स्पीड तो कह दिया, इक्वल एम्पलीट्यूड तो कह दिया, बट इक्वल फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं इसमें, तो ये आंसर भी नहीं बनेगा। तो अब आंसर आपके दो बन रहे हैं, एक ए और एक बी, और ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, समझिए आराम से। इक्वल एम्पलीट्यूड है, बराबर एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल है, ठीक, इसमें भी इक्वल एम्पलीट्यूड है। इक्वल फ्रीक्वेंसी इसमें कहिए डायरेक्टली, तो इसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ इक्वल है और स्पीड इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो ही जाएगी। और सेम पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी लिखा है सेम पाथ कह रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ए और बी ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ए और बी सेम है, तो दोनों ही आंसर बनेंगे। ए भी आंसर है और इसका बी भी आंसर है। इन ए स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स, स्टेशनरी वेव में ऑल द सारे पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, क्या किस रीजन में, तो वो ऑप्शन में दिया है। ऑन ईदर साइड ऑफ ए नोड वाइब्रेट इन द सेम फेज, गलत है ये। अगर नोड के ईदर साइड में है, मतलब इस तरह से है, समझिए जरा इसको। जैसे मान लिया कि स्टैंडिंग वेव है इसमें, ये ऑन ईदर साइड ऑफ नोड, ये मान लिया नोड है, तो नोड के इधर और इधर जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में नहीं होंगे। ये अगर ऊपर की तरफ भाग रहा होगा तो ये नीचे भाग रहा होगा, ये आउट ऑफ फेज होंगे, तो पहला गलत हो गया। इन ए रीजन बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, दो नोड्स के बीच के रीजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। हाँ, दो नोड के बीच के पार्टिकल जो होंगे, ये सारे पार्टिकल जो होंगे, ये सारे पार्टिकल जो होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। अगर ये वाला पार्टिकल ऊपर भाग रहा होगा तो ये वाला भी ऊपर भाग रहा होगा, ये वाला भी, सब ऊपर भाग रहे होंगे। जब सब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो एक साथ पहुंचेंगे, जब वापस आ रहे होंगे तो सभी वापस आ रहे होंगे, जब मीन पे पहुंचेंगे तो सब फिर एक साथ पहुंचेंगे मीन पोजीशन पे। तो दो नोड के बीच में ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल्स हमेशा सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
इन द रीजन बिटवीन टू एंटीनोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, दो एंटीनोड के बीच में वाइब्रेट करने वाले क्या सेम फेज में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। एक एंटीनोड ये है और एक एंटीनोड ये है, तो दो एंटीनोड के बीच वाले आधे पार्टिकल्स और आधे पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज, नहीं, सारे तो वाइब्रेट कहाँ कर रहे हैं सेम फेज में, तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा आंसर करेक्ट है? बी पार्ट। स्टेशनरी वेव्स क्या एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं, नाम ही है उनका स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव्स, उसमें एनर्जी जो होती है वो स्टैंड स्टिल होती है। दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी ट्रैप हो जाती है वो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ती है, वो वहीं ट्रैप रहती है, तो डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, आंसर इज बी पार्ट। और हैव नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये भी आंसर सही है, तो बी और सी दोनों ही सही है। इसका मतलब आंसर जो आपका करेक्ट बनेगा वो बनेगा डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम, स्टेशनरी वेव आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम, कुछ अजीब सा है, मतलब वो कह रहे हैं कि स्टेशनरी वेव उनको क्यों कहते हैं हम। क्या द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, क्या पार्टिकल सारे रेस्ट में होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम, ये भी गलत है, एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं, एसएचएम की इक्वेशन होती है उनकी। देयर अकर नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव, ये बिल्कुल ठीक है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। A wave represented by the equation y is equal to a cos kx minus omega t is superimposed with another wave to form a stationary wave such that x is equal to 0 is a node। कह रहे हैं एक इक्वेशन तो दी है और कह रहे हैं दूसरी वेव की इक्वेशन बताओ ताकि दोनों वेव जो सुपर इम्पोज करें तब स्टैंडिंग वेव बने और x इज इक्वल टू 0 नोड हो। x इज इक्वल टू 0 नोड है, मतलब x इज इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट एट ऑल टाइम्स विल बी 0, ठीक। तो सिंपल ये है कि हम पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालते हैं और इन सारी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालते हैं, और जिसके साथ ये पहली इक्वेशन और वो जो दूसरी इक्वेशन ऐड होकर अगर 0 दे दे तो वो नोड बन जाएगा और वही स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन जाएगी और वही दूसरी वाली वेव होगी, ठीक है। तो जरा बनाते हैं। पहली वाली वेव जो आपको दी हुई है उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा a cos, x की वैल्यू 0 डालते ही माइनस ओमेगा टी, और cos अपना माइनस खा जाता है, तो ये a cos ओमेगा टी आ गया। अब मुझे कहीं से चाहिए माइनस a cos ओमेगा टी, तो इन चार में से जो भी इक्वेशन x की वैल्यू 0 डाल के माइनस a cos ओमेगा टी दे देगा वही आंसर बन जाएगा। तो जरा इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ से आएगा a sin ओमेगा टी, ये तो होगा नहीं। इसमें अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a cos ओमेगा टी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और चेक कर लेते हैं, अगर इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो जब इसमें आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये भी आपका माइनस a cos ओमेगा टी दे देगा, तो ऐसे तो आंसर ये भी हो जाना चाहिए, ठीक। आराम से समझते जाइए आप। और इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आपका a sin ओमेगा टी देगा, तो ये आंसर बनेगा नहीं। तो यहाँ से तो दो आंसर पता लग गए, एक b पता लग रहा है, एक c पता लग रहा है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए। अगर इसमें kx माइनस ओमेगा टी है, मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो दूसरी वेव निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, तो उसके अंदर kx प्लस ओमेगा टी होना चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी पार्ट, बी पार्ट आपका आंसर बनेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको दी है, a sin 100t cos 0.01 x, a sin ओमेगा टी cos kx, इस तरह की स्टैंडिंग वेव की आपको इक्वेशन दी है। वेलोसिटी पूछ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टैंडिंग वेव की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, वो तो रेस्ट में रहेगी, स्टैंड स्टिल रहेगी, लेकिन वो जो दो इंडिविजुअल वेव सुपर इम्पोज करके, जिन दो इंडिविजुअल वेव्स ने सुपर इम्पोज करके स्टैंडिंग वेव बनाई है उनकी वेलोसिटी तो बताइए, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ये तो है आपका ओमेगा, तो ओमेगा कितना दिया है आपको 100, और इक्वेशन में जो k दिया है वो दिया है 0.01, तो वेव की इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा अपॉन k के बराबर होगी, और वो आपका 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड आंसर बनेगा। तो क्या आंसर बन रहा है आपका? डी पार्ट। Two transverse sinusoidal waves travel in opposite direction along the string. The speed of the transverse wave in the string, स्पीड आपको दी है, हर वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिया है, वेवलेंथ आपको दी है, रिजल्टेंट वेव की, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है आपके पास। आपके पास वेव वेलोसिटी है, कितनी है? 0.5
सेंटीमीटर पर सेकंड। सारे आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक। और एम्पलीट्यूड कितना दिया, तो एम्पलीट्यूड दिया 3 सेंटीमीटर। और वेवलेंथ कितनी दी है, तो वेवलेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ से पहले हम के निकाल लेते हैं। के होगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 6, तो ये आपका आ गया पाई बाई 3। सबको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे v बाई लैम्डा करके। तो ये है 0.5 और ये है आपका 6, तो ये 1/12 होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1/12। तो ओमेगा जब हम निकालेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 6। ओमेगा हो गया पाई बाई 6, ये ओमेगा है और ये के है। तो इक्वेशन जो बनेगी स्टैंडिंग वेव की वो होती है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये भी हो सकती है। इक्वेशन ये भी हो सकती है 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इक्वेशन ये भी हो सकती है। दोनों इक्वेशन हो सकती हैं, और भी कई फॉर्मेट हो सकते हैं इक्वेशंस के। तो अगर हम इन दोनों को ही सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। आपका ए पार्ट भी सही हो जाएगा और आपका बी पार्ट भी सही हो जाएगा। ओमेगा और के की वैल्यू डालोगे तो ए और बी दोनों ही पार्ट जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। सो योर आंसर इज सी पार्ट, बोथ मे बी करेक्ट। सी पार्ट आंसर बनेगा इसका। एट नोड्स इन स्टेशनरी वेव्स, जो नोड्स होते हैं उन पर क्या होता है, ठीक। तो नोड्स में कोई वेरिएशन नहीं होता, नोड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है। तो नोड्स पे प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम होता है। ढंग से समझिए, नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट का कोई वेरिएशन नहीं होता, एंटी नोड्स पे डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। प्रेशर वेव में उल्टा होता है, नोड्स पे प्रेशर का सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है और एंटी नोड्स पे प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम। जब डेंसिटी बढ़ेगी तभी प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो नोड्स पे प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन मैक्सिमम होता है। क्लियर? सो योर आंसर इज ए पार्ट। In a resonance column experiment, the first resonance is obtained when the level of water in the tube is 20 cm from the open end. Resonance will also be obtained when the water level is at a distance of, कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे, तो ज़रा समझिए पहले। ये मान लिया ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक। तो ये वो ये कह रहे हैं कि पहला रेजोनेंस तब आता है जब पानी का जो लेवल है वो खुले एंड से 20 सेंटीमीटर नीचे होता है। ये पहला रेजोनेंस है। तो फर्स्ट रेजोनेंस तब होता है जब इस तरह की इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनती है, यानी पहली लेंथ लैम्डा बाई 4 के बराबर होगी। 20 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होगी, आपकी लैम्डा बाई 4 के बराबर होगी। अब अगला रेजोनेंस कब आएगा, तो अगला रेजोनेंस तब आएगा जब वाटर लेवल कम से कम यहां तक आ जाएगा और वो ये इस वेव का फॉर्मेशन होगा। ये अगली स्टेट है रेजोनेंस की, ठीक। ये क्लोज पाइप की तरह वेव कर रहा है, एक हिस्सा ओपन है एक हिस्सा बंद है। तो ये दूसरा मोड है वाइब्रेशन का, सेकंड मोड है वाइब्रेशन का। ये दूसरी बार रेजोनेंस तब सुनाई देगा। तो अब इसमें जो लेंथ आएगी ये कितनी होगी लेंथ, तो गौर से देखिए, ये ऊपर है लैम्डा बाई 4 और नीचे है ये लैम्डा बाई 2। तो अब जो नई लेंथ है वो 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर होगी। और लैम्डा बाई 4 आपका 20 सेंटीमीटर था, तो 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो जब 60 सेंटीमीटर ओपन एंड से ट्यूब पानी का लेवल पहुंच जाएगा नीचे तक, 60 सेंटीमीटर का जब गैप क्रिएट हो जाएगा तब दूसरा रेजोनेंस आएगा, ठीक। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Velocity of sound in air is 320 meter per second. Pipe closed at one end has a length of 1 meter. Neglecting end correction, end correction पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। The air column of the pipe can resonate for a sound of frequency. जरा बना लेते हैं इसको। इस तरह का पाइप है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, एक एंड पे बंद है। लेंथ जो है वो कितनी है, 1 मीटर। वेव की जो एयर में साउंड की वेलोसिटी दी है 320 मीटर पर सेकेंड। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, तो जो क्लोज पाइप होता है उसमें फॉर्मूला जो आता है वो एक तो आता है b/4l, फिर अगली फ्रीक्वेंसी आती है 3b/4l, फिर अगली फ्रीक्वेंसी आती है 5b/4l, इस तरह से आती है। तो जरा b/4l निकाल दें कितना आ जाएगा, तो ये 320/4l1 है, तो 80 हर्ट्ज पहली फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन 80 हर्ट्ज की आएगी। और उसके बाद जो फर्स्ट ओवरटोन आ रही है वो उसका 3 गुना है, तो ये 240 हर्ट्ज आएगी।
जो सेकंड ओवरटोन आ रही है वो उसका 5 गुना है, तो ये 400 हर्ट्ज आएगी। और इसी तरह से अगली वाली 7 गुना आएगी, तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करते चले जाओगे। तो 80 हर्ट्ज भी मिल रहा है आपको 240 हर्ट्ज भी मिलेगा, आपको 400 हर्ट्ज भी मिलेगा, तो आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी फ्रीक्वेंसी से ये पाइप जो है वो वाइब्रेट कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा। ए रेजोनेटिंग कॉलम हैज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज एंड 500 हर्ट्ज। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं कहा है कि ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब 100 के बाद 300 ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। अगर अगर क्लोज पाइप है तो ये पक्का है कि पहली अगर 100 है तो दूसरी वाली 300 ही होगी, और तीसरी वाली 500 होगी, अगली वाली 700 होगी। लेकिन अगर ओपन पाइप है, ओपन एट बोथ द एंड्स है, तो पहली अगर 100 है तो दूसरी 200 होगी, फिर अगली वाली 300 मिलेगी, फिर 400 मिलेगी, फिर 500 मिलेगी, इस तरह से मिलती चली जाएंगी। तो 100, 300, 500 तो ओपन एंड वाले पे भी मिल रही हैं, और 100, 300, 500 क्लोज एंड के बाद जो क्लोज एंड वाला पाइप है उस पर भी मिल रही हैं। अगर इसमें ऐसा कहा होता कि ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये कॉन्जिक्यूटिव हैं और इनके बीच में और कोई फ्रिक्वेंसी सुनाई और किसी पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्लोज एट वन एंड होता। बट ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो पाइप जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोज्ड एंड, ओपन एट क्लोज एट वन एंड भी हो सकता है, ओपन पाइप भी हो सकता है। और जो ओपन पाइप होता है वही एग्जैक्टली पाइप क्लोज एट बोथ द एंड्स की तरह भी बिहेव करता है। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। आपका आंसर मे लिखा है ना, मे, तो ये पहला भी आंसर सही है, दूसरा भी आंसर सही है, तीसरा भी आंसर सही है, सारे ही आंसर सही हैं। क्लियर, सारे ही आंसर सही हैं इसमें, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसको हम मार देंगे डेटा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एबीसी में हम डिसाइड कर पाए। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी दी है आपको, साउंडेड अबव ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, 1 मीटर लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, पानी उसमें धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, साउंड की स्पीड भी आपको दी हुई है। तो पूछ रहे हैं लेवल बताओ जिस पे लेवल पे जो है वो साउंड इंटेंसिफाई हो जाए, मतलब रेजोनेंस हो जाए। तो आप समझिए आराम से, फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है और वेव की वेलोसिटी भी 340 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब वेवलेंथ जो होगी वो आपकी 1 मीटर हो जाएगी। तो पहला रेजोनेंस तो लैम्डा बाई 4 पे आता है, दूसरा रेजोनेंस 3 लैम्डा बाई 4 पे आएगा, अगला रेजोनेंस 5 लैम्डा बाई 4 पे आएगा। तो पहला रेजोनेंस तो 25 सेंटीमीटर जब लेंथ खाली होगी तब आ जाएगा, दूसरा रेजोनेंस 75 सेंटीमीटर जब लेंथ खाली होगी तब आ जाएगा, तीसरा रेजोनेंस 125 सेंटीमीटर पाएगा। अब उतना तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, ट्यूब की लेंथ ही 1 मीटर है, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक, तो क्या क्या आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। पहला रेजोनेंस तब आएगा जब 25 सेंटीमीटर लेंथ खाली होगी, बाकी में पानी भर दिया होगा आपने, और दूसरा रेजोनेंस तब आएगा जब 75 सेंटीमीटर लेंथ खाली होगी, बाकी में पानी भर दिया होगा। ठीक है, पानी का लेवल पूछ रहे हैं, तो आप ये बताओ जब 25 सेंटीमीटर लेंथ खाली है तब पानी कितना भरा है, तो पानी भरा है 75 सेंटीमीटर। ठीक, और जब 75 सेंटीमीटर लेंथ खाली है तो पानी कितना भरा है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर आपका क्या बनेगा, ए पार्ट। पानी का लेवल पूछा आपसे, खाली लेंथ नहीं पूछी है। फॉर ए सर्टेन ऑर्गन पाइप 3 सक्सेसिव, अब इसमें देखिए साफ लिखा है सक्सेसिव, कॉन्जिक्यूटिव है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व हुई है वो ये हैं, एक तो है 425, एक है 595 और एक है 765। ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, इनके बीच में गैप कितना आएगा, तो इसमें 170 का गैप आएगा, इसमें भी कितना गैप आएगा, 170 का गैप आएगा। ठीक, तो ठीक ही है, जरा पीछे बढ़ते हैं, इससे 170 पीछे जाते हैं, इससे अगर हम 170 पीछे जाएंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, तो इसमें से अगर हम 170 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो 325 हो जाएगा, फिर एक और 100 माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा, 30 ऐड कर देते हैं, तो 225 प्लस 30 255। देख लेना आपके सॉल्व करके। ठीक है, अब इसमें एक 170 और माइनस करें और पीछे चलते हैं, तो इसमें 170 और माइनस करेंगे तो ये आपका 85 आ जाएगा। अब इसमें से 175 नहीं माइनस कर सकते, तो ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये कैसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और अगली फ्रीक्वेंसी इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है,
तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा, एक एंड पे क्लोज होगा, ये इस तरह का ऑर्गन पाइप होगा। और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है B/4L और वो आपको दी है 85 हर्ट्ज। तो पाइप की लेंथ पूछ रहे हैं कितनी होगी, पाइप की लेंथ पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो V आपको दिया है 340/4L इज इक्वल टू 85। ये 4 से कैंसिल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये 85 टाइम्स ही कैंसिल आउट होगा, और 85 से 85 कैंसिल आउट हो गया तो लेंथ आपकी आ गई 1 मीटर। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और उसकी लेंथ है 1 मीटर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Two closed pipes produce 10 beats per second when emitting their fundamental nodes। दो क्लोज पाइप हैं और वो 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो, और उनकी लेंथ का रेशियो दिया है आपका 25:26। तो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो पहले वाले की लेंथ अगर मैंने कही L1 है, दूसरे वाले या ऐसे मान लेते हैं, रेशियो दे ही रखा है आपको। तो पहले वाले की लेंथ अगर 25L है और दूसरे वाले की लेंथ अगर 26L है, यही तो रेशियो दिया है 25:26। तो पहले वाले की लेंथ 25L, दूसरे वाले की लेंथ 26L। तो पहले वाले की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी V टाइम्स V/4L। L कितना है 25L। और दूसरे की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो भी V/4L। L कितना है 26L। और इनका ये जो डिफरेंस है ये आपको दिया है 10 बीट्स पर सेकेंड। तो आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कि कितनी होगी दोनों की। ठीक है, तो जरा सेटल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से V/L निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कितनी होगी। ठीक है, तो ये 4 और 4 जो है वो कॉमन लेके हमने यहाँ भेज दिया, तो ये इधर हो गया 40। तो ये V/L अगर मैं कॉमन लूँ इसमें से तो ये आपका बनेगा 1/25 माइनस 1/26। तो एलसीएम लें 25 × 26, तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से BY जो L आ रहा है वो आपका आ रहा है 40 × 25 × 26। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि कैंसिल आउट होंगे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी। ये हो गया। अब पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाएगी, फर्स्ट वाले की कितनी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वो है V/4 × 25L। ये है पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें V/L की अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 × 25 × 26/4 × 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हुआ, 4 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो पहले वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज आ गई। तो दूसरे वाले की जो होगी वो 250 हर्ट्ज होगी। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट। 10 का तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, तो 10 का तो यहाँ भी डिफरेंस है, 10 का यहाँ भी डिफरेंस है, 10 का यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला आंसर तो कभी नहीं बनेगा। ठीक, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑर्गन पाइप इज 10 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दी, ऑर्गन पाइप वाइब्रेट कर रहा है। सेलेक्ट द रॉन्ग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ 10 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 100 हर्ट्ज। तो ये आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, ये 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं, रॉन्ग अल्टरनेटिव क्या होगा। अब इसमें ये तो बताया ही नहीं है कि ये जो ऑर्गन पाइप है ये क्लोज्ड है कि ओपन है। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अगर ये ओपन हुआ तो फर्स्ट ओवरटोन 200 हर्ट्ज होगी, और अगर ये क्लोज्ड हुआ तो फर्स्ट ओवरटोन 300 हर्ट्ज होगी। क्या किसी भी केस में फर्स्ट ओवरटोन 400 हर्ट्ज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आंसर आपका जो गलत पूछ रहे हैं वो आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। बी पार्ट गलत है, बी पार्ट नहीं हो सकता। A closed organ pipe and open organ pipe of the same length produces two beats when they are set into vibration simultaneously in their fundamental mode। एक closed है, एक open है, दोनों की लेंथ सेम है, और जब दोनों ही फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो 2 बीट्स आ रही हैं। तो जो क्लोज में, जो ओपन में होती हैं, ओपन में जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल मोड की वो होती है V/2L, और क्लोज में होती है V/4L। और इनका जो डिफरेंस है 2 बीट्स दे रही है, इसका मतलब इनका डिफरेंस 2 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने जरूरत होगी तो हम V/L निकाल सकते हैं। तो 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 बचेगा, तो B/4L जो है वही आपका 2 के बराबर आ गया। तो V/L अगर आपको चाहिए तो वो आपको 8 मिल जाएगा, 8 जरूरत पड़ेगी वहाँ डालेंगे।
द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप नाउ इज हाफ एंड दैट ऑफ क्लोज पाइप इज डबल। ठीक है, ओपन पाइप की लेंथ अब हम आधी कर दे रहे हैं, तो लेंथ आधी करोगे तो अब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो वो उसकी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी B/2L का ही फॉर्मूला लगेगा, बट लेंथ आपने आधी कर दी है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ आपने डबल कर दी है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो B/4L का ही फॉर्मूला लगेगा, बट लेंथ आपने डबल कर दी है उसकी। तो अब कितनी बीट्स देंगी ये आपसे पूछा गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये बना आपका V/L माइनस B/8L, 1 माइनस 1/8, तो ये आएगा 7/8 टाइम्स V/L, और B/L की वैल्यू 8 थी, तो जब 8 डालेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो अब जो फ्रीक्वेंसी बीट सुनाई दे रही है वो आपको 7 बीट सुनाई दे रही है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। In a resonance pipe, the first and the second resonance are obtained at a depth of फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस की डेप्थ दी हुई है, एंड करेक्शन पूछ रहे हैं, तो एंड करेक्शन आपको कंसीडर करना है। तो फर्स्ट रेजोनेंस जब होगी और मान लिया उसकी लेंथ आपको पता है, तो ये L1 प्लस ई जो होगा वो λ/4 के बराबर होगा, और सेकंड रेजोनेंस की जो लेंथ होगी L2 प्लस ई जो होगा वो 3 λ/4 के बराबर होगा, एंड करेक्शन अगर हम कंसीडर करें तो। ठीक, अब आपसे एंड करेक्शन ही पूछा है, तो ऐसा करते हैं λ/4 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये आपका आया L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स L1 प्लस ई, तो ये आ जाएगा L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2E, तो अपॉन 2 कर देते हैं तो ये E की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला जैसा बन गया, अगर पहले रेजोनेंस और दूसरे रेजोनेंस की लेंथ आपको दी हुई है तो आप इसमें सारी वैल्यू डालिए और सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हो। एंड करेक्शन अगर ये पहले रेजोनेंस और दूसरे रेजोनेंस की लेंथ कुछ सेंटीमीटर में दी है, 22 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो क्या एंड करेक्शन 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या 92 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या 113 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये तीन आंसर तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, आंसर सिर्फ एक ही बनेगा, वो आंसर आएगा ए पार्ट। तो आप बिना कैलकुलेट करे भी इसमें टिक कर सकते थे। एंड करेक्शन लेंथ के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। In the experiment for determination of speed of sound in air using resonance column method, the length of air column that resonate in the fundamental mode with the tuning fork is 0.1 meter। ठीक, पहली लेंथ जो दी है वो आपको दी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर जो है वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी B/4L1। ठीक, When this length is changed to 0.35 मीटर, 0.35 मीटर अगर लेंथ चेंज कर दी जाए तो सेम ट्यूनिंग फोर्क फिर से रेजोनेट करना शुरू कर दे रहा है, तो वो अगला मोड होगा वाइब्रेशन का, तो वो होगा 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी सेम है, लेंथ अब L2 है। ठीक, तो अब जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहले लेंथ मान लिया L1 थी तो इस तरह से बन रहा होगा, तो ये जो L1 होगा वो आपका λ/4 के बराबर होगा। अच्छा, एंड करेक्शन भी इसमें आपको कैलकुलेट करना है, तो पूरा ही कर लेते हैं ढंग से। देखिए, पहला डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। मान लिया यहां तक पानी का लेवल है ये, और जो शेप दिखेगी वेव की वो इस तरह से दिखेगी। तो इक्वेशन ये बनेगी, पहली लेंथ अगर आपको दी 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर प्लस ई ये होगा आपका λ/4 के बराबर। ठीक, अगर हम अगली लेंथ कंसीडर करेंगे तो इसमें एक लूप और आ जाएगा पूरा का पूरा, अगली लेंथ फिर ये होगी। मान लीजिए लेंथ L2 है तो वो दी है 0.35, तो 0.35 मीटर प्लस ई जो होगा वो आपका होगा 3 λ/4 के बराबर। अब एंड करेक्शन कैलकुलेट करना है, तो अभी हमने वैसे एक फॉर्मूला बनाया था एंड करेक्शन का, वो आपका ये था L2 माइनस 3L1/2, ये भी फॉर्मूला बना था, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। L2 है 0.35 माइनस 3L1 करेंगे तो 0.3 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये आपका आया 0.05/2, तो ये आपका आया 0.025 मीटर, तो ये आया आपका एंड करेक्शन। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
When the string of a sonometer of length L between the bridges vibrate in the second overtone, second overtone में string vibrate कर रही है, डायग्राम बनाएंगे। ये मान लिया सोनोमीटर की स्ट्रिंग है, एक ब्रिज यहाँ लगा हुआ है और एक ब्रिज यहाँ लगा हुआ है और सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रही होगी। बीच में एक नोड बनेगा, एक नोड इस ब्रिज में होगा, एक नोड इस ब्रिज में होगा और ये इस तरह से स्ट्रिंग जो है सेकंड ओवरटोन है, ये सॉरी सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन नहीं सेकंड ओवरटोन, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। इसमें दो, एक नोड यहाँ होगा और एक नोड यहाँ होगा, ये है सेकंड ओवरटोन। मैं भी जो बना रहा था वो फर्स्ट ओवरटोन बना रहा था। सबसे पहला मोड होता है फंडामेंटल, फिर आता है जब एक लूप में वाइब्रेट करेगी, पूरा एक लूप बनेगा, इसमें ढंग से समझिए, जब ये पूरा एक लूप बन रहा होगा ऐसे, तो ये होगा आपका फंडामेंटल मोड। फिर जब दो लूप बनेंगे इस तरह से, तो ये होगी फर्स्ट ओवरटोन, और जब इसमें तीन लूप बनेंगे इस तरह से, तो ये होगी आपकी सेकंड ओवरटोन। तो इस तरह से ये जो है ये वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग। ठीक, लेंथ इसकी कितनी दी है आपको, L। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे सिंपली पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, कहाँ कहाँ एंटीनोड होंगे उनकी लोकेशन आप बता दीजिए। तो ये लेंथ होगी L/3, ये लेंथ होगी 2L/3, तो ये जो पोजीशन है वो होगी L/6। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो ये होगा L/2। ये L/6 होगा इस साइड से, तो इधर से कितना होगा 5L/6। तो ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे एंटीनोड बनेगा, जहाँ पे पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा। सो L/6, 3L/6, L/2 को आप 3L/6 लिख सकते हो और 5L/6, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। L/6, 3L/6 मतलब L/2, और 5L/6 हो सकता है इन्होंने इसलिए ना लिखा हो क्योंकि वो दूसरे एंड से L/6 ही है। ठीक, तो ये आपका सी पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 256 हर्ट्ज, स्ट्रिंग की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू 1/4 सेंटीमीटर कीपिंग द टेंशन अनअल्टर्ड, लेंथ टेंशन सेम रखिए, लेंथ को हमने 1/4 सेंटीमीटर जो है रिड्यूस कर दिया। तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कितनी होगी। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी, स्ट्रिंग लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, दोनों एंड फिक्स होगी, तो V/2L ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहली इक्वेशन है 256 हर्ट्ज इज इक्वल टू B/2L, L है आपका 1 सेंटीमीटर। मुझे कंपैरिजन ही करना है तो मैं सेंटीमीटर में ही डाल देता हूँ। और दूसरी फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, फिर से V/2L, और L जो है वो 1/4 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस टू 1/4 सेंटीमीटर, यानी 1/4 सेंटीमीटर ही बची है अब लेंथ आपकी, ये आपको फाइंड करना है। तो V/2 की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देते हैं, तो V/2 की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 256, और ये 4 ऊपर जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 1024। आंसर आपका बनेगा डी पार्ट। ये होगी नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। टेंशन उन्होंने इसलिए बोला चेंज नहीं किया ताकि वेव की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, स्ट्रिंग तो वही है, तो लीनियर मास डेंसिटी भी वही होगी और टेंशन भी वही है, तो वेव की वेलोसिटी भी वही होगी, तो V में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ लेंथ अल्टर होने की वजह से फ्रीक्वेंसी अल्टर हो रही है। In order to double the frequency of the fundamental node emitted by the stretched string, the length is reduced to 3/4 of the original length and tension is changed. तो अब हम देखेंगे टेंशन किस फैक्टर से चेंज किया होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है B/2L, और V की जो वैल्यू होती है वो होती है √T/μ। तो यहाँ ये टेंशन चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो यहाँ तो हो गया ये 2F इज इक्वल टू 1/2L, लेंथ की जगह 3/4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, √ नया टेंशन मैंने कहा T' और म्यू तो म्यू ही है। चलो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ तो आएगा 2, यहाँ कितना आने वाला है, या F की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ कैंसिल करना ज़्यादा आसान लग रहा है। 2 टाइम्स 1/2L √T/μ, मैंने F की वैल्यू डाली है, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3L, 4 ऊपर पहुंच गया, √T'/μ। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, L से ये L कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, √μ से √μ कैंसिल आउट, L से L कट गया, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ सिर्फ बच रहा है T, और यहाँ बच रहा है 4/9
टाइम्स टी डैश. सो टी डैश इज 9/4 टाइम्स टी. टेंशन को 9/4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको. योर आंसर इज डी पार्ट. To increase the frequency from 100 Hz to 400 Hz, the tension in the string has to be changed by. frequency 100 से 400 हर्ट्ज कर रहे हैं, बाकी हमने कोई चीज़ चेंज नहीं करी होगी, सिर्फ टेंशन चेंज किया होगा. तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है B/4L या B/2L, स्ट्रिंग है तो B/2L लगाएंगे और V की वैल्यू डालेंगे √T/μ. तो यहाँ से एक चीज़ एकदम साफ कल समझ में आ रही है कि जब आप टेंशन को 16 गुना करोगे तब फ्रीक्वेंसी आपकी 4 गुना हो पाएगी. यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 गुना हो गई है, तो टेंशन को हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा? 16 टाइम्स. सो योर आंसर इज बी पार्ट. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज n. इफ द टेंशन इज मेड 3 टाइम्स एंड लेंथ एंड डायमीटर आर ऑल्सो इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फॉर्मूला पहले बनाने की कोशिश करते हैं. फंडामेंटल मोड में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L. सारी चीज़ें डालेंगे. 1/2L तो ये है, V की वैल्यू डालेंगे √T/μ और μ होता है ρ/a और एरिया होगा πd²/4. तो ये 4 मैंने ऊपर पहुंचा दिया. अब जो जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स में हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया. टेंशन है, डेंसिटी, ये लीनियर मास डेंसिटी नहीं है, ये आपकी वॉल्यूम डेंसिटी है. लीनियर मास डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी में रिलेशन होता है. जो लीनियर मास डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो वो मैंने यहाँ यूज़ किया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाने की इसलिए हमको ज़रूरत पड़ गई क्योंकि डायमीटर में चेंज कर रहे हैं वो d². चलो अब देखते हैं क्या क्या कर दिया उन्होंने. टेंशन को 3 गुना कर दिया, ठीक. डायमीटर को 3 गुना कर दिया, लेंथ को 3 गुना कर दिया. तो जरा देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है. टेंशन को 3 गुना करोगे तो ऊपर आ जाएगा √3. मैं लिखता जाता हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा? √3. लेंथ को 3 गुना करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा. डायमीटर को 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना, और अंडर लगा तो अंडर के बाहर 3 आ जाएगा. तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक √3 आ जाएगा. यानी फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 1/3√3 टाइम्स. नई फ्रीक्वेंसी होगी 1/3√3 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रीक्वेंसी. सो योर आंसर इज ए पार्ट. The correct graph between the frequency and square root of density of wire keeping its length, radiation and tension is constant. क्या रिलेशन बनेगा? तो अभी हमने बनाई है फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन लिखे थे. फ्रीक्वेंसी होती है B/2L और V आपका जो होता है वो होता है √T/μ और μ होता है ρ/a. टेंशन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है. तो जो फ्रीक्वेंसी है वो √ρ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब आंसर ए भी सही दिख रहा है और सी भी सही दिख रहा है कि दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है. दोनों एक ही जैसे हैं, तो अब मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर सही हैं. ए पार्ट भी सही है और सी पार्ट भी सही है क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फॉर ए स्ट्रिंग clamped at both ends, which of the following wave equation is valid for a stationary wave setup? अब दोनों एंड पे अगर क्लैम्प्ड है और एक एंड जो है वो ओरिजिन है, तो एक बात तो पक्की है कि x = 0 पे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम t = t पे अगर आप देखोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि वो है नोड. और ऐसा सिर्फ एक ही में आ रहा है ए पार्ट में. ए पार्ट में जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, जबकि बी पार्ट और सी पार्ट में x 0 डालने पे 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि cos kx आ जाएगा और cos 0 1 होता है. और फिर साइन पे डिपेंड करेगा, तो साइन टाइम का फंक्शन है. अलग अलग टाइम पे कभी वैल्यू 0 आएगी, कभी a आएगी, कभी कुछ आएगी, कभी कुछ आएगी, ठीक है. तो वो फिर वो पोजीशन फिर आपकी नोड नहीं बनेगी. तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए पार्ट. द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको दी है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं. x = 5 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. x और y आपके सेंटीमीटर्स में ही है, ठीक. तो जरा डालते हैं इस इक्वेशन में. x = 5 डालते हैं तो कितना आएगा? 4 sin π/15x. x की जगह क्या डालेंगे हम? 5 इंटू cos 96 πt. तो ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स sin π/3. sin π/3 sin 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू cos 96 πt. अब जरा यहाँ बात एक समझिए ढंग से
कि अगर आप चाहते हो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, तो कॉस की जगह हम डालते हैं 1, तो वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब तो यहाँ एक ही टर्म बचा ना, टाइम का फंक्शन है ये, एक ही टर्म बचा वेरिएबल, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1, 1 डाल दीजिए। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2√3 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था आपको। सो योर आंसर इज ए पार्ट। सॉरी, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन, एक स्ट्रिंग है L लेंथ की और 2 सेगमेंट में वो वाइब्रेट कर रही है, मतलब इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो वेवलेंथ होगी वो उसकी टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ, रेजोनेंस किस चीज का स्पेशल केस है? ठीक है, अनडैम्ड वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो रेजोनेंस जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस है। जब एक ड्राइविंग फोर्स होता है और एक सिस्टम होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक एक्सटर्नल सिस्टम, एक एक्सटर्नल एजेंट है और एक सिस्टम है, और एक्सटर्नल एजेंट जो है वो सिस्टम को वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रहा है, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है। और अगर सिस्टम की भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वही हो गई जो कि एक्सटर्नल एजेंट की फ्रिक्वेंसी है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो बहुत तेजी से होता है और उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट से सिस्टम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक वाइब्रेट कराने वाला है, एक वाइब्रेट करने वाला है, और वाइब्रेट करने वाले की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कराने वाले की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाएगी तो इस स्टेट को हम कह देंगे रेजोनेंस। ठीक, अगर नहीं मैच करेगी तो भी वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। A string of length 1 meter has a mass per unit length 0.1 gram per centimeter. What would be the fundamental frequency of vibration of this string under tension? टेंशन दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। सारी वैल्यू डाल देते हैं। लेंथ 1 मीटर है, टेंशन आपको दिया है 400 न्यूटन, और म्यू की यूनिट ठीक नहीं है, म्यू की यूनिट ठीक करनी पड़ेगी। 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², तो ये 0.01 हो गया। अब ये आ गया केजी पर मीटर, तो ये आ जाएगा 0.01, ये हटाएंगे तो 100 से ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 400 का अंडर रूट 20, 100 का अंडर रूट 10, तो 200 हो गया, 200/2, तो ये 100 हर्ट्ज जो है वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। सो योर आंसर इज बी पार्ट।